प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम 9 जनवरी तक चलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि साल 2014 से ही केंद्र सरकार लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगी है। इसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब इरादे नेक होते हैं तो नतीजे भी संतोष देने वाले होते हैं। पीएम मोदी ने कहा, गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, उन्हें पलायन न करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। इसीलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी हमारे गांव 21वीं सदी के आधुनिक गांव बन रहे हैं। हमारे गांव के लोगों ने उन लोगों को जुठला दिया है जो सोचते थे कि गांव के लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी अपना नहीं पाएंगे। मैं यहां देख रहा हूं सब लोग मोबाइल फोन से वीडियो उतार रहे हैं। चलिए बात करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में कुल 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया। कालकाजी से बीजेपी ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया। मनजिंदर सिंह सिरसा को राजौरी गार्डन से उतारा गया। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए कैलाश गहलोत को बिजवासन से बीजेपी ने टिकट दिया। गांधीनगर सीट से अरविंदर सिंह लवली चुनाव लड़ेंगे। जनकपुरी से आशीष सूद को मैदान में उतारा गया। इसी तरीके से पटपड़गंज से अरविंद सिंह नेगी के नाम का ऐलान हुआ। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के बाद ये साफ है कि दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव आसान नहीं होगा। आप और कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान पहले हो चुका है। आज बीजेपी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद एक तरफ जहां बीजेपी बेहद आक्रामक मोड में दिख रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर हमलावर है। इन सभी के बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें नया नारा दिया गया है, आपदा को नहीं सहेंगे आप और इसको बदल के रहेंगे। बता दें, कल पीएम मोदी ने रैली के दौरान ये नारा दिया था, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में जगह जगह पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर लगाया गया था। इसमें पहले भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर जारी कर चुके हैं। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिल्ली में वित्तीय आपदा आ गई है। 10 साल में आपने राजधानी को बर्बाद कर दिया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर कई और आरोप लगाए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि केजरीवाल सरकार के पास योजनाएं लागू करने के लिए पैसा ही नहीं। साथ ही ये भी बताया कि दिल्ली में 2014-15 में राजस्व आय से 1.5% ज्यादा था। अब वो गिरते गिरते 0.3% पर आ चुका है। दिल्ली सरकार ने 2024-25 के लिए राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने का भी आवेदन किया है। जो अपने को सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन महोदय के ही को सिर्फ खजाना लूटना आता है, खजाना खाली करना आता है, दिमाग खाली रख के आते हैं। दिमाग का प्रयोग करें तो जो प्रधानमंत्री जी ने किस रूप में किया है। जब हमारी सरकार बनी तो सोलर पैनल्स, सबसे पहले सोलर अलायंस बना, फिर सोलर पैनल्स का प्रोडक्ट लिंक ईटी स्कीम में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, अन्यथा हम टोटल बाहर से आयात करते रहते। और उसके बाद 22 जनवरी 2024 को, जिस दिन श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना का प्रारंभ हुआ। ऐसे आप सोचिए कि किस ढंग से विकास किया जाता है और किस ढंग से जनता को मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, सफलता के साथ और वित्तीय प्रबंधन के साथ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी लगातार बड़ी घोषणा कर रही है। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने पानी के बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जिन लोगों के गलत पानी के बिल आए हुए हैं, उन्हें बिल भरने की जरूरत ही नहीं है। चुनाव के बाद उनके गलत बिल माफ कर दिए जाएंगे। लगभग 12 लाख से ज्यादा परिवारों के बिल दिल्ली में पानी के 0 आते हैं। लेकिन जब मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। तो मैंने और भी कई मंचों से ऐलान किया है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि
जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की ज़रूरत नहीं है, वो इंतज़ार करें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ़ करा देंगे। वहीं केजरीवाल के इस ऐलान के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सामने आए और केजरीवाल के ऐलान पर उन्होंने सवाल उठा दिए। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए पूछा है कि आखिर दिल्ली में सरकार किसकी है। दिल्ली में 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन लोगों के पानी का बिल गलत आ रहा है और अब चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल लोगों को बिल माफ करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर लोगों के बिल गलत आए ही क्यों। दिल्ली में आज 60 से 70% घरों में लाखों रुपए के बिजली के पानी के बिल आ रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली में सरकार तुम्हारी, खड़ाऊ मुख्यमंत्री तुम्हारी, जल बोर्ड तुम्हारा, तो फिर पानी के बिल क्यों आ रहे हैं? तुम तो दिल्ली को पानी फ्री देने वाले थे, तो ये पानी के बिल आए कहां से? राजधानी दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह ने महिला छात्रावास सुषमा भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि छात्रावास से कामकाजी महिलाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सुषमा जी के काम सभी के लिए प्रेरणादायक है और सुषमा जी ने महिला सशक्तिकरण की अलख जगाई थी। अमित शाह ने कहा कि सुषमा जी को पार्टी की महान नेताओं में एक रूप में सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में वो उन नेताओं में से एक हैं जो एनडीए 1 और एनडीए 2 के दौरान मंत्री रही थी, वो भी महत्वपूर्ण विभागों में, लेकिन उन्हें केवल एक मंत्री के रूप में नहीं बल्कि विपक्ष के नेता के रूप में भी याद किया जाएगा। सुषमा जी हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा पार्टी की एक बड़ी महान नेता के रूप में चिरस्मरणीय तो रहेगी, मगर भारत के संसदीय राजनीति के इतिहास में सुषमा जी एक ऐसी व्यक्ति है जो एनडीए 1, एनडीए 2 दोनों सरकारों में महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री रही, परंतु सुषमा जी को विदेश मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इतिहास नहीं जानेगा। सुषमा जी को इस देश का लोकतांत्रिक इतिहास एक संघर्ष करने वाली विपक्ष की नेत्री के रूप में हमेशा याद रखेगा। न्यूक्लियर साइंटिस्ट राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ। चिदम्बरम ने 88 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। पिछले कुछ दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो मुंबई के जसलोक अस्पताल में भर्ती थे। न्यूक्लियर साइंटिस्ट आर चिदम्बरम ने पोखरण परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाई थी और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। आर चिदम्बरम ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी अपनी सर्विसेज दी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में टीएमसी और बीजेपी के दो बड़े नेताओं के बीच विवाद देखने को मिला। बीती रात टीएमसी के विधायक बाबुल सुप्रियो और बीजेपी के सांसद अभिजीत गांगुली के बीच विवाद देखने को मिला। दोनों नेताओं के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस ने मामला किसी तरह से शांत कराया। विवाद का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दोनों पक्षों के बीच विवाद देखने को मिल रहा है। इस दौरान टीएमसी विधायक ने आरोप लगाया कि उनकी कार को रोककर गाली गलौज भी की गई। वहीं बिहार के दरभंगा में पुलिस टीम पर पथराव का मामला सामने आया। जानकारी है कि दरभंगा के सैदनगर में पुलिस एक आरोपी को पकड़ने गई, लेकिन आरोपी जितेंद्र कुमार की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों ने पहले तो पुलिस टीम को बंधक बनाया, फिर ईंट और पत्थरों से हमला बोल दिया। जानकारी है कि हमले में 2 सब इंस्पेक्टर समेत कुल 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। हमले में एक सिपाही को गहरी चोटें आई, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में एडमिट किया गया। हमलावरों ने पुलिस के हथियार छीनने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की और किसी तरीके से अपना बचाव किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी रितेश चंद्राकर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक रितेश चंद्राकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी से लापता थे। पुलिस लगातार मुकेश की तलाश में जुटी थी, जिसके बाद मुकेश चंद्राकर का शव रितेश चंद्राकर के परिसर के सेप्टिक टैंक में मिला, जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई।
और बड़ी खबर है, अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी की कुछ झलकियां यहां पर दी गई हैं और मुझे इस शो से गहरा लगाव है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। मैंने सीएम के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इसे बढ़ते हुए देखा है। ऐसे शो प्रकृति की सुंदरता का जश्न मनाते हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से तस्वीरें साझा करते हुए ये ट्वीट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी यानी कि इंटरनेशनल फ्लावर एग्जीबिशन, जिसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री ने साझा की हैं। अहमदाबाद में इसका आयोजन होता है और कैसे प्रधानमंत्री ने सीएम रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान इसको बढ़ते हुए देखा, इसको बेहतर होते हुए देखा, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने इस ट्वीट में किया है। इंटरनेशनल फ्लावर शो की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से तस्वीरें साझा करने के साथ ये ट्वीट किया गया है। बिहार के कुख्यात डकैत सुशील मोची को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। पूर्णिया पुलिस ने सुशील को मुठभेड़ में बायसी के ताराबाड़ी इलाके में मार गिराया। सुशील पर डकैती, लूट समेत कई आपराधिक मामले दर्ज है। 1 लाख के नामी डकैत सुशील को बीती रात स्पेशल टास्क फोर्स ने पकड़ने की कोशिश की। पुलिस को देख अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें कुख्यात सुशील ढेर हो गया। सुशील राम और सुशील मोची पूर्णिया के साथ ही किशनगंज में भी टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल था। वहीं तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जानकारी है कि पटाखा फैक्ट्री विरुधुनगर के सत्तूर इलाके में है, जहां पर विस्फोट के बाद कंपनी के 6 कर्मचारियों ने जान गंवा दी। जानकारी जब मिली तो दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची। कई घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया। हादसे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा हुआ। यूपी के तेंदुए की हत्या का मामला सामने आया। महाराजगंज से बताया जा रहा है कि तेंदुए ने लोगों पर हमला कर दिया, जिसके बाद 4 लोग घायल हो गए थे। वहीं तेंदुए के हमले से गुस्साए ग्रामीणों ने तेंदुए को पीट कर उसे मार डाला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लक्ष्मीपुर रेंज वन विभाग की टीम पहुंची। तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और लोगों से पूछताछ की जा रही है और जांच भी की जा रही है। पूरा मामला जो है कोल्हुई थाने इलाके का बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर है संबल हिंसा मामले को लेकर, जिसमें एक और एफआईआर दर्ज की गई है। एक यूट्यूब चैनल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। भड़काऊ पोस्ट इस यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया था, इसी को लेकर यह मामला दर्ज किया गया है। सर्वे के दौरान भड़काऊ पोस्ट किया गया। मस्जिद की खुदाई की बात को लेकर यह पोस्ट किया गया था। सर्वे के दौरान, जिस वक्त ये सर्वे चल रहा था, उस दौरान इस यूट्यूब चैनल पर एक पोस्ट किया गया था। मस्जिद की खुदाई की बात को लेकर पोस्ट किया गया था। इसी मामले में एक और एफआईआर अब इस यूट्यूब चैनल के खिलाफ दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से खबर है, जहां पर अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम तेज हो गई है। उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के पास से बांग्लादेश से आए 5 अवैध अप्रवासी पकड़े गए हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ के दौरान पता चला कि अवैध रूप से बांग्लादेश से आए थे। जानकारी के मुताबिक उनके मोबाइल फोन की जांच करने पर बांग्लादेश की नागरिकता और मोबाइल नंबर की पुष्टि हुई है। सभी अवैध अप्रवासियों को FRRO के पुरम के कार्यालय में पेश किया गया। सभी बांग्लादेशियों को बांग्लादेश रिपोर्ट किया जाएगा। भारत ने चीन के होटेन प्रांत में 2 नए कस्बे की घोषणा को लेकर चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत का कहना है कि इनके कुछ हिस्से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दायरे में आते हैं। भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि नए कस्बे बनाने से न तो क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता के संबंध में दीर्घकालिक और सतत स्थिति पर कोई असर पड़ेगा और न ही इसके चीन के अवैध और जबरन कब्जे को वैधता मिलेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत चीन के विशेष प्रतिनिधियों द्वारा सीमा वार्ता पुनः शुरू करने के कुछ दिनों बाद चीन ने दोनों कस्बे बनाने की घोषणा की। मध्य प्रदेश के भोपाल से सालों से पड़ा हुआ यूनियन कार्बाइड का कचरा धार पहुंचा, जिसके बाद लोग इसके विरोध में लामबंद हुए और रोड पर उतर गए। शहर में बंद का ऐलान किया गया और रात में पथराव की घटना भी उसकी जानकारी मिली है। वही घटना के बाद जो प्रशासन है उसने हल्का प्रयोग किया बल। बताया जा रहा है कि फिलहाल हालात काबू में है और धरना खत्म हो गया है।